हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से निहारिका क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्रैश कोर्स का मतलब है कि कम टाइम में, कम समय की क्लासेज में पूरे के पूरे जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, जो मुख्य सिलेबस है जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, उसको बिंदुवार कंप्लीट कर लिया जाए। ज़्यादा गहराई में ना जाएं, इम्पोर्टेंट चीज़ें भी ना छूटे और पूरा सिलेबस भी ना छूटे, और कम टाइम के अंदर। सबसे जो मेन उद्देश्य है ना, कम टाइम के अंदर आपका पूरा कोर्स हो जाए, ताकि आप इन क्लासेज के थ्रू वो पॉइंट्स जो है नोट डाउन कर लो और किसी भी एग्ज़ाम से पहले उसको 2-3 घंटे 4 घंटे दो और आपका काम आसान हो जाए। अब तक साथियों हमने मूल अधिकार कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और आज हम जो साथियों टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व यानी ऐसे एलिमेंट्स जो राज्य को यानी किसी राष्ट्र को ये बताएंगे कि आपको अपने देश के लिए क्या करना है, आपका दर्शन क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, आप किन सिद्धांतों के आधार पर देश चलाओगे। तो ये सब क्या है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और इनको कहते हैं साथियों, अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो इन्हें कहा जाता है DPSP। क्या कहते हैं, शॉर्ट में आप लिखना चाहो तो लिख लो DPSP। क्या मतलब है इनका? DPSP का मतलब होता है डायरेक्टिव। DPSP का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की जो नीति है उसके निर्देशक तत्व कौन से होंगे? स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है DPSP की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब एक पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि सर ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये जो सिद्धांत है या हमें जो भारतीय संविधान में ये नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, ये इसकी हमें प्रेरणा कहाँ से मिली? किस देश के संविधान से हमें पता चलता है कि अच्छा संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी होने चाहिए, ठीक है। तो हमें इनकी प्रेरणा साथियों जिस देश से मिली वो है आयरलैंड। कौन सा देश है? आयरलैंड। जैसा कि मैंने आपको मूल अधिकारों के संबंध में बताया कि मूल अधिकार USA के संविधान से प्रभावित है, ठीक है। कहाँ से प्रभावित है? USA के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ये प्रभावित है। उसी प्रकार से हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से प्रभावित है? आयरलैंड से। अब दूसरा सवाल आता है कि संविधान में इनका प्रावधान किस भाग में और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? तो इस दूसरे सवाल का जवाब है कि हमारे संविधान के भाग 4 में, कौन से भाग में? भाग 4 में अनुच्छेद की मैं बात करूँ साथियों तो अनुच्छेद 36 से 51, कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक सभी के सभी नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। तो आपको याद रखना है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 से, ठीक है। दूसरी चीज़, ये प्रेरणा हमें मिली है आयरलैंड के संविधान से। अब एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आपको साथियों कि ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, किसी भी राज्य के जो नीति निर्धारक तत्व, नीति के निर्देशक तत्व होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? ये क्यों ज़रूरी है? इनका उद्देश्य क्या होता है? इससे पहले कि अपन एक एक आर्टिकल को पढ़ें, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये नीति निर्देशक जो हमने संविधान में इनका उपबंध किया है, इनका क्या उद्देश्य है? या जो संविधान वेता है, संविधान को बनाने वाले हैं, उन्होंने ये नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में क्यों जगह दी? तो सबसे पहले क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतंत्रात्मक देश है। तो वहाँ पर देखो, लोकतंत्रात्मक देश की विशेषता यह होती है कि वह लोक कल्याणकारी राज्य होता है। क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य। अब ये क्या होता है? देखिए, अभी मैं इसकी इंग्लिश भी साथ में लिखूंगा। लोक कल्याणकारी राज्य की पहला जो उद्देश्य है वो ये कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु
अब लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? ऐसा राज्य, ऐसा स्टेट, ऐसी शासन व्यवस्था जो वहाँ के रहने वाले नागरिकों, लोगों के हित के लिए काम करे। इंग्लिश में इसे बोलते हैं साथियों, ये वर्ड जरूर याद रखना। अगर आपसे कोई पूछ ले, मुझसे भी इंटरव्यू में एक पूछा गया था एक बार कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, तो वहाँ पर मैंने यही बताया, सर नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है कि वेलफेयर स्टेट को बनाना। क्या करना? वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना। ये वेलफेयर स्टेट क्या होता है? ये लोक कल्याणकारी राज्य होता है जो जनता के हित के लिए काम करता है। ये इसका पहला उद्देश्य है। अच्छा, दूसरा इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसके दूसरे उद्देश्य की मैं बात करूं तो ये क्या चाहता है कि पूरे के पूरे देश में, यानी किसी राष्ट्र में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है। क्या हो? आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। अब सर, आर्थिक लोकतंत्र या इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होती है? आर्थिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता का ऐसा तंत्र, जनता का ऐसा शासन, जो पीपुल हैं, लोग हैं, उनका ऐसा सिस्टम जो आर्थिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से भागीदार हो, उनकी पूर्ण भागीदारी हो। यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां आर्थिक स्तर पर कोई भी समाज का जो स्तर है वहाँ आर्थिक स्तर पर बराबरी स्थापित हो सके। यानी इकोनॉमिकल लेवल पर हम देखें तो ऐसा लोकतंत्र की स्थापना करना जहाँ पर गरीबी, अमीरी, ठीक है, समाज के जो अलग अलग वर्ग हमने बनाए, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, उनमें कम से कम जो है भेद हो, कम से कम अंतर हो, उनमें एक समान भावना, आर्थिक स्तर पर समान भावना, सबसे बड़ी बात यह है। ये कैसे स्थापित होगी? तो यहाँ पर समाजवाद की जो धारणा काम करती है कि जितने भी आर्थिक हमारे संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, स्रोत हैं, वो सभी हमें इस आधार पर उन्हें बांटना चाहिए कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। ठीक है। तीसरी चीज़, इसका जो अगला उद्देश्य है, राहुल गांधी के जबान से आपने एक शब्द सुना होगा अक्सर कि वो न्याय चाहते हैं। और किसके लिए? हिंदुस्तान की जनता के लिए। ठीक है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए डीपीएसपी का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया। सामाजिक न्याय क्या है? सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस ये कहता है कि समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो शुरू से ही हर वर्ग में आगे रहे, हर क्षेत्र में आगे रहे, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें हम डिप्राइव्ड क्लास बोलते हैं, दलित वर्ग बोलते हैं, वो उनको समाज ने हमेशा ही धुतकारा है, उनको हमेशा पीछे धकेला है। ठीक है। तो उस वर्ग को जो अपर क्लास है और जो लोअर क्लास है उनको बराबर लेके आया जाए, यानी एक समानता की स्थिति पैदा की जाए, उसे बोलते हैं सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की अवधारणा। और डीपीएसपी का यही उद्देश्य है कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। अब देखो, ये जो डीपीएसपी है ना, ये डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये हमारे संविधान का दर्शन है। क्या है? हमारे संविधान का या कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है। अगर आपसे पूछे कि हमारा संविधान का जो दर्शन है वो किस भाग में या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक निहित है, तो आप क्या बताएंगे? भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे संविधान का दर्शन देखने को मिलता है। और आप यह भी बोल सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के क्या हैं? दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें जितनी भी महत्वपूर्ण थी डीपीएसपी के संबंध में वो मैंने लिखा दी है। अब हम एक एक करके 36 से लेकर के 51 तक सभी के सभी अनुच्छेद को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी जो भाषा है उसका मतलब क्या, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन एक क्लास में जितने उचित हो उतने ही अनुच्छेद में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 साथियों क्या कहता है? अनुच्छेद 36 ये कहता है कि राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया। उसी प्रकार जैसे भाग 3 में मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 में किया गया था, इसी प्रकार भाग 4 में अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अब ये राज्य है क्या? उस समय मैंने केवल बोल के बताया था, यहाँ पर मैं आपको वो पॉइंट्स लिखा देता हूँ। पहला पॉइंट है कि किसी भी राज्य को हम राज्य तब कहेंगे, मतलब यहाँ पर राज्य का क्या मतलब है वो मैं लिखाता हूँ।
पहला जो तत्व है वो है भारत सरकार, राज्य के ये अंग बोल सकते हैं आप, ठीक है। भारत सरकार और उसकी संसद, पहला क्या है, भारत सरकार व उसकी संसद। फिर है राज्य विधानमंडल, जितने भी राज्य हैं ना सभी के सभी, उन सभी के राज्यों के विधानमंडल, ठीक है, प्लस विधानमंडल लिख दिया मैंने, और राज्य की सरकार, ठीक है। राज्य की सरकार व राज्य के विधानमंडल 2 पॉइंट हो गए। फिर है स्थानीय प्राधिकारी, क्या है, स्थानीय प्राधिकारी। और फिर क्या है, इसके अलावा अन्य प्राधिकारी जैसे LIC, ONGC, भेल आदि वगैरह, ठीक है, अन्य प्राधिकारी। तो इन सभी से मिलकर यहाँ पर जो राज्य की परिभाषा पूछी है वो इन सभी बिंदुओं से मिलकर पूर्ण होती है। तो जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36, वो राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है, और ये राज्य की परिभाषा में ये चारों बिंदु मिलकर इस परिभाषा को पूर्ण करते हैं। भारत सरकार प्लस संसद, राज्य सरकार प्लस उन सभी राज्य सरकारों के विधानमंडल, और स्थानीय प्राधिकारी वे अन्य प्राधिकारी, ठीक है। स्थानीय प्राधिकारी में जैसे जिला बोर्ड हो गया, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 37 की तरफ, ठीक है। अनुच्छेद 37 की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। हो गया साहब, एक सेकेंड, हाँ तो हल्का सा ब्लरी आ रहा है, फिर भी आपको ये बड़े फ़ॉन्ट है तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। चलो, अनुच्छेद जो 37 है, आर्टिकल 37 है, वो क्या कहता है, मैं एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ। चलो, आर्टिकल 37 ये कहता है साथियों कि इस भाग में, भाग का मतलब भाग 4 में, ठीक है, इस भाग में, भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना अनिवार्य है। ये न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। ये न्यायालय द्वारा क्या है, अप्रवर्तनीय है। ये चीज़ हम जो है मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जब अंतर देखेंगे तब भी इसको जरूर पढ़ेंगे। ये यहाँ पर कह रहा है कि ये लागू होना अनिवार्य तो है, मतलब राज्य का ये काम है। ये काम किसका है, राज्य का। ये किसके मूलभूत हैं, ये देश के शासन के मूलभूत हैं। किसके मूलभूत हैं, ये DPSP नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के मूलभूत है, उनका काम है इन्हें लागू करना। शासन के मूलभूत हैं, राज्य का काम है कि भाई आप इन्हें लागू करें। लेकिन अगर राज्य इनको लागू करने में पूर्णतः सफल नहीं रहता है तो ये न्यायालय में, आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि देखो संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और राज्य इनको लागू करने में सक्षम नहीं हैं। तो आप इस आधार पर सुप्रीम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, कहीं पर भी कोर्ट में नहीं जा सकते, या न्यायालय जो है इन्हें इन्फोर्स भी नहीं करवा सकता है, ठीक है। तो ये न्यायालय में अप्रवर्तनीय, ये इनकी सबसे बड़ी एक खामी भी कह सकते हैं। खामी क्यों है, जब आपने 36 से 51 इतने सारे आर्टिकल बनाए और उन आर्टिकलों के आधार पर अगर शासन व्यवस्था चलाई नहीं जा सकती है, लोग जो वेलफेयर स्टेट की बात हुई थी, सामाजिक न्याय की बात हुई थी, वो स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि ये सभी के सभी जो हैं अपना काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके कुछ प्लस पॉइंट भी है। अगर ये इन्फोर्स्ड होते, परिवर्तनीय होते, तो इनके कुछ नुकसान भी होते हैं, वो मैं आगे के अनुच्छेद में आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला अनुच्छेद आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38, ये क्या कहता है देखो। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस ये एक सीक्वेंस में चीज़ें ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 36 में क्या है, तो आप बताएंगे कि परिभाषा। अनुच्छेद 37 में क्या है कि न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय पर अनिवार्य है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, आर्टिकल 38 जो कहता है 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। वही बात आ गई, कौन सी, जो मैंने बोली थी। इसका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याण, वेलफेयर स्टेट की अभिवृद्धि, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित के लिए
कार्य किया जाए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य। तो मैंने पहले ही बोला था ये राज्य के शासन के मूलभूत हैं, ठीक है। मूल अधिकार किसके मूलभूत हैं? वो व्यक्ति के मूलभूत है, ठीक है। वो व्यक्ति को, और वो प्रवर्तनीय भी हैं, ये परिवर्तनीय भी नहीं है, ठीक है। उनका अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप कहाँ जाओगे? सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये देखो वेलफेयर स्टेट की जो बात है फिर से यहाँ पर आ गई है, ये समाजवादी विचारधारा है, ठीक है। आर्टिकल 38 से अब हम मूल रूप से डीपीएसपी को पढ़ रहे हैं। अब डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? तो पहला तत्व ये है कि आप लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे। तो ये हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। इनके आधार पर हमें शासन व्यवस्था चलानी है। 38 समझ में आ गया, वेलफेयर स्टेट। फिर आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्या है? आर्टिकल 39 देखो, आर्टिकल 39 ये कहता है कि राज्य भौतिक व अभौतिक साधनों के सहकेंद्रण को रोकेगा। किसको रोकेगा? भौतिक व अभौतिक जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो अप्राकृतिक मतलब मानव संसाधन हो, इन सभी को, भौतिक और अभौतिक संसाधनों के सहकेंद्रण को रोकेगा। यानी ऐसा नहीं हो कि किसी एक वर्ग के पास सभी के सभी भौतिक संसाधनों का कब्जा हो और दूसरे वर्ग जो है उन संसाधनों से, सुविधाओं से वंचित हो। मैंने बोला था ना आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, तो ये देखो इसका दूसरा उद्देश्य, ये डायरेक्ट कर रहे हैं, राज्य को दिशा निर्देशित कर रहे हैं कि आपको किस दिशा में काम करना। तो पहले इन्होंने क्या बताया कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए काम करो, ठीक है, सामाजिक न्याय की स्थापना करो। फिर इन्होंने कहा कि जो भौतिक और अभौतिक संसाधन है उनको किसी एक वर्ग के पास इकट्ठा मत होने देना। उससे होगा क्या? देखो पहला काम तो इन्होंने ये बताया, क्यों बताया? इसका इन्होंने तर्क भी दिया है कि राज्य महिलाओं, बालकों व पुरुषों की सभी अवस्था का ध्यान रखेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके, समाज में सभी को उनकी मेहनत, उनकी भागीदारी के आधार पर उन्हें संसाधनों पर हक मिल सके, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। विशेष तौर पर यहाँ एक बात लिखी गई आर्टिकल 39 में, महिलाओं व बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था का ध्यान हमें रखना, ठीक है। महिला व बालकों के विशेष संदर्भ में ये बात कही गई है। एक लिखी गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या लिखा गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन। याद रख लेना इसको, मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। आर्टिकल 39 जब भी पूछा जाएगा, ये बाकी की लैंग्वेज नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या सीधा ही पूछा जाएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल 39। यही पूछा जाता है, आज तक का इतिहास ये, और यही पूछा जाएगा आगे भी। अब मैं आर्टिकल 39 का भी एक सब क्लोज है, आर्टिकल 39 के, वो आपको आगे अगली स्लाइड में बताता हूँ। आर्टिकल 39 के, आर्टिकल 39 का क्लोज के देखो, ये क्या कहता है? समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। अब मान लो कोई भी वाद विवाद हो गया, ठीक है, किसी भी तरह का, चाहे वो दीवानी हो, चाहे वो सिविल हो, किसी भी तरह का अगर वाद विवाद होता है, उसमें एक पूंजीपति वर्ग का सदस्य है या एक पूंजीपति पक्ष है, दूसरा जो है गरीब पक्ष है, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ पक्ष है। उस स्थिति में क्या होगा कि जो पैसे वाला है वो तो न्याय के लिए, उसके लिए न्याय की सभी जो संसाधन है वो अवेलेबल रहेंगे, चाहे वो वकील हो, चाहे सबूतों के लिए उसे कुछ करना पड़े, ठीक है, चाहे वो धन की बात हो, तो हर तरीके से वो सक्षम रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग होगा जिसके पास न्यायिक सहायता के लिए पर्याप्त संसाधन या साधन या धन नहीं होगा। उस स्थिति में राज्य को निर्देश दिया गया है कि आप सभी के लिए समान न्याय, यानी सभी को समान रूप से न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके, उसके लिए आपको क्या करना है? निःशुल्क विधि की सहायता, यानी कानूनी सहायता फ्री में देनी है, ठीक है। और इसके लिए सभी राज्य या हमारा जो देश है इसके लिए लगातार काम भी कर रहा है। अब ये जो प्रावधान है ना, देखिए ये तब का समय है जब इंदिरा गांधी का शासन था, ठीक है, इमरजेंसी का टाइम था। उस समय इंदिरा गांधी ने एक संविधान संशोधन किया था, 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976,
ठीक है, ये इमरजेंसी के दौर का टाइम है। यहाँ पर हमारे देश में समाजवाद का राष्ट्रीयकरण का जो रूप है वो प्रखर रूप से देखने को मिला था। और जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये उस समय का बहुत बड़ा एक कदम उठाया गया था जो आज भी याद किया जाता। हालांकि अभी बैंकों की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन उस समय ऐसा किया गया था। तो उसी समय एक प्रावधान किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू, और 39 में जोड़ा गया 39 के, और उसमें कहा गया कि समान न्याय व निःशुल्क विधि की सहायता देनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 40। ये जो है ना, ये गांधीवादी विचारधारा है। अनुच्छेद जो 40 है ना, ये किस विचारधारा से लिया गया है? गांधीवादी। देखो इसको क्यों जगह दी गई, तो इसका मैं एक साधारण सा उत्तर ये देना चाहूँगा कि हमारे संविधान को लिखा जा रहा है, गांधी जी उस संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं, ना वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, ना वो कांग्रेस के सदस्य रहे बाद में। तो ऐसी स्थिति में गांधीवादी विचारों को अगर देश के संविधान में जगह ही ना मिले तो हम कैसे कहेंगे कि भाई ग्रामों का उत्थान होगा। इन जो गांधीवादी विचार हैं उनको संविधान में जगह देने के लिए यहाँ पर कुछ अनुच्छेद हमें जगह जगह देखने को मिलेंगे, और उनमें से पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40। ठीक है, और आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी राज्य का ये काम होगा कि वे ग्राम पंचायतों का गठन करे। क्या करें? ग्राम पंचायतों का गठन करे। तो यहाँ पर हमें गांधीवादी विचार देखने को मिल रहे हैं, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि ये गांधीवादी विचार है कि नहीं है, आपसे तो इतना ही पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, या ये नहीं पूछा जा करके आपको वो मिलान करो वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अनुच्छेद एक तरफ और उनके प्रावधान एक तरफ, और आपको उनमें मिलान करना होगा। तो ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ अनुच्छेद 41 की तरफ। अनुच्छेद 41, देखो हो सकता है लाइट की वजह से थोड़ा आपको ब्लर दिखे, लेकिन सब कुछ बड़े अक्षरों में तो आराम से दिख रहा है। ठीक है, कुछ दशाओं में यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता पाने का अधिकार मतलब क्या है? राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा, यानी जो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली दोनों ही रूप में पिछड़े वर्ग हैं उनका राज्य विशेष ध्यान रखेगा। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी अगर आपके पास रोजगार नहीं है, क्या नहीं है? रोजगार नहीं है, आप पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास शिक्षा के लिए उचित धन नहीं है तो उसके लिए भी क्या है? राज्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, और इसके लिए किया भी गया है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और लोक सहायता, अगर मान लो किसी की जीविकोपार्जन में मुश्किल से हो रहा है तो उस स्थिति में पेंशन वगैरह, सामाजिक पेंशन वगैरह भी राज्य को देना पड़ेगा जीविकोपार्जन के लिए। और ऐसे काम समय समय पर जितनी भी सरकारें हैं वो करती भी रही है। तो ये है अनुच्छेद 41। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 42। अगला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 42। ये क्या कहता है कि क्या काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध इसमें किया गया। यानी किसी को आप रोजगार दे दो, ये इतना उचित नहीं है, लेकिन जो रोजगार की परिस्थितियां हैं वो कैसी होनी चाहिए? न्याय संगत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को काम दे दिया, 8 घंटे की ड्यूटी है, 16 घंटे ड्यूटी कर रहा है, और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। किसी को आप कोयले की खान में भेज रहे हो और कोयले की खान तो पानी से भर रही बारिश के टाइम, तो ऐसी दशाओं में आप किसी को भी रोजगार नहीं देखो, मतलब नहीं देना। रोजगार ऐसा देना है जहाँ पर न्याय संगत व मानवोचित दशाएं हो, उचित दशा हो, उचित परिस्थिति हो, उन्हीं परिस्थिति में आपको ये रोजगार देना है। इस एक याद रखना आपको कि अनुच्छेद 42 में ये आपको पूछा जाएगा कि प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता का क्या मतलब है? इसके लिए राज्य क्या करता है कि जितने भी
जितनी भी महिलाएं अगर वो किसी सरकारी अस्पताल में अपनी डिलीवरी कराती है और कोई बालक या बालिका होती है तो सामान्यतः उसे क्या किया जाता है 6,000 या 12,000 की, ठीक है, समय समय पर जो ये धनराशि दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि जो जच्चा और बच्चा है दोनों का ही पोषण सही तरीके से हो सके, ठीक है, वो अपना उचित विकास कर सके, तो इस तरह की धनराशि दी जाती है। उसके अलावा अगर कोई महिला सरकारी क्षेत्र में है तो उसे मातृत्व अवकाश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मातृत्व अवकाश। और अब मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट क्षेत्र में भी मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव मतलब दी जा रही है, वहाँ पर भी मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई महिला गर्भवती है और वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो जो टाइम पीरियड है 180 दिन का, वो पूरा का पूरा उसका और उसके बच्चे का है। उस समय किसी रोज़ काम करने वाली महिला, ठीक है, कामकाजी महिला को अगर अपना काम छोड़ना पड़े तो उसे जॉब से नहीं निकाला जाएगा, उसे सैलरी भी दी जाएगी और जब वो बच्चा 3 महीने के बाद में थोड़ा स्वस्थ हो जाएगा उसके बाद में वो अपने काम पर दोबारा लौट सकती है, उसे काम से निकाला भी नहीं जाएगा। और सरकारी स्कूलों में मातृत्व अवकाश तो दिया ही जाता है। अभी एक लेटेस्ट इसमें यह काम हुआ कि मातृत्व अवकाश के साथ पितृत्व अवकाश भी दिया जा रहा है, लगभग 40 दिनों का। मैं श्योर नहीं हूँ तो आप इसको फैक्ट के रूप में ना माने, तो पितृत्व अवकाश भी दिया जा रहा है। पितृत्व अवकाश क्यों दिया जा रहा है? जब बच्चा होता है तो माँ जो होती है वो बेड रेस्ट पे होती है, बच्चा भी उसी स्थिति में होता है, तो उसका ध्यान कौन रखेगा? तो उसका ध्यान रखने के लिए सबसे उचित व्यक्ति कौन है? पिता, ठीक है, बच्चे का पिता। तो पितृत्व अवकाश का भी प्रावधान किया गया है, जब तक कि माता जो है चलने फिरने की अवस्थिति में ना हो। तो उसका भी एक फिक्स टाइम पीरियड है, मुझे लगता है कि ये लगभग 40 दिन है, ठीक है, फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप इसको फैक्ट के रूप में ना लें। अगला अनुच्छेद देखें तो पूछा क्या जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 42 में। चलिए आगे देखते हैं। देखो फिर से यहाँ पर, अच्छा ये किस प्रकार का है? ये जो विचार है ना, ये उदारवादी विचार है। कैसा है? उदारवादी विचार, जो महिलाओं की बात करता है, महिलाओं के पितृत्व अवकाश महिलाओं के मातृत्व अवकाश की और पुरुषों के लिए पितृत्व अवकाश की बात करता है। वापस आ गया कामकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी का कॉन्सेप्ट जो है ना, आप इसको न्यूनतम मजदूरी से समझ सकते हैं। न्यूनतम आय या न्यूनतम मजदूरी। न्यूनतम आय का मतलब है कि कोई व्यक्ति 8 घंटे के काम के लिए जाता है तो उसको न्यूनतम 10, 12, 15 हज़ार रुपये, जो भी न्यूनतम है, जो भी उसकी बेसिक आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उनको पूरा कर सके, उनको फुलफिल कर सके। तो वो सभी जो चीज़ें हैं वो उसका प्रावधान किया गया है। कामकारों का मतलब जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उन सब के लिए आपको न्यूनतम आय का प्रावधान करना होगा। इसके संबंध में इतना अभी काम नहीं हुआ, लेकिन ये क्या है कि गांधीवादी विचार है, ये थोड़ा बहुत समाजवादी भी है, ठीक है। अब कहाँ तक पढ़ लिया आपने? अनुच्छेद 43 तक। अगला अनुच्छेद वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बताऊंगा कि इन अनुच्छेद को प्रवर्तनीय या न्यायालय के द्वारा इन्फोर्स क्यों नहीं कराया जाता, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, अच्छा, एक 43 के आ गया जो कि 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया, ठीक है। 43 के क्या कहता है? 43 कहता है कि आप जो है सहकारी समितियों की स्थापना कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना कर सकते हैं, और इसका जो प्रावधान किया गया है 97वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो 3 को थोड़ा क्रम में याद रखना। कामकारों के लिए निर्वाह मजदूरी 43, सहकारी समिति की स्थापना 43 के, और इसके आगे आएगा साथी, ये देखो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया 2011 में, इसके आगे आएगा 43 खे। 43 खे क्या है? अच्छा, इसमें 43 खे नहीं है, एक सेकेंड, सहकारी समिति की स्थापना 43 खे भी था, इसमें मिस हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। 43 के एक मिस हो रहा है, इसको आप कंफर्म कर लेना। चलो, आज का अंतिम अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से इनको जो है प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता है, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ये अनुच्छेद 44। कौन सा है? अनुच्छेद 44। क्यों?
ये कहता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए, यानी ये कहता है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोड ऑफ कंडक्ट, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट। अब सर इसका मतलब क्या है? ये समान नागरिक संहिता क्या है? देखो, हिंदुस्तान में दो तरह के कानून होते हैं, एक होते हैं पर्सनल लॉ और एक होते हैं रिलीजियस लॉ। ठीक है, उसको कुछ रिलीजियस लॉ ही बोलते हैं, धार्मिक कानून और व्यक्तिगत कानून। दो प्रकार के कानून हिंदुस्तान में काम करते हैं। अब जो धार्मिक कानून होते हैं ना, उनके लिए अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे हिंदुओं के लिए अलग कानून है, उनकी शादी कैसे होगी, ठीक है, उनके विवाह के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, और मुसलमानों के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है। तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कुछ कानून व्यवस्था बनाई गई। क्यों बनाई गई है? देखो, कानून का मतलब क्या होता है। अगर अपन ब्रिटिश व्यवस्था को देखें, क्योंकि हमने तो वहीं से लिया है पूरा का पूरा संविधान का ढांचा, तो कानून का मतलब होता है हमारी जो रीति रिवाज होते हैं ना, जो हमारी प्रथाएं होती, उनके आधार पर संस्थाओं को चलाना, उनके आधार पर समाज को चलाना। लेकिन संविधान यहाँ पर क्या काम करता है कि वो कुछ ऐसे प्रावधान भी करता है कि भाई सभी का उत्थान हो, चाहे वो बच्चे हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, कमज़ोर हो, गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, सभी के लिए उचित दशाएं उत्पन्न करने का काम करता है संविधान। पर मूल रूप से तो हमारे जो कानून की जो अवधारणा है वो रीति रिवाजों से, प्रथाओं से ही आई है। एक्चुअल में जहाँ से ये कानून की अवधारणा पैदा हुई है, ग्रीक से। कहाँ से? ग्रीक से। तो ग्रीक में एक शब्द होता था डाइक। डाइक का मतलब होता है साथियों प्रथाएं, रीति रिवाज। ठीक है, उन सभी से ही आगे चलकर कानून व्यवस्था का रूप हम धारण करते हैं। सबसे पहले संविधान भी हमें वहीं देखने को मिलता है। आपने अरस्तु पढ़ा होगा, 158 संविधानों का अध्ययन किया था उन्होंने। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था होगी। अब एक बात बताओ, हिंदुओं के लिए मैरिज एक्ट अलग होगा, मुसलमानों के लिए शादी का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो उनके लिए तलाक का तरीका भी अलग होता है। सेम यही चीज़ है कि हिंदुओं के लिए भी फिर तलाक का तरीका अलग होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप देखो, ईसाइयों की शादी अलग तरीके से होती है। चर्च के सामने एक पादरी बोल देता है और वो एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं कि हम पति पत्नी हैं। तो उनका कल्चर है, ठीक है, उनकी संस्कृति है, हमारी संस्कृति अलग है, मुस्लिम संस्कृति अलग है, ईसाई संस्कृति अलग है, पारसी और भी दुनिया की जितनी भी संस्कृतियाँ, सभी संस्कृतियाँ अलग है। तो उन संस्कृतियों को, उन धार्मिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर उनके लिए अलग अलग कानून बनाए गए। तो इस वजह से ये जो अनुच्छेद 44 है ना, इसकी वजह से, या मैं कहूँ कि समान नागरिक संहिता की वजह से जो है इसको प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता है। कल को कोई हिंदू कहेगा कि मेरी शादी तो कोर्ट में ऐसी होती है और उसकी शादी ऐसे होती है, मुझे तो 7 फेरे खाने पड़ते हैं, उसको निकाह कबूल बोलना पड़ता है। ठीक है, तो और तलाक में भी उल्टा सिस्टम, वो तो बोलते ही तलाक हो जाता है और मुझे कोर्ट में जाना पड़ता है। तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ऐसा मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना हो समाज में आपस में, उसको बनाए रखने के लिए क्या हुआ कि इनको प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया। अगर बनाया जाता तो फिर ये जो है समान नागरिक संहिता लागू होती तो फिर जो हमारे रीति रिवाज है, त्यौहार है, कल्चर है, संस्कृति है, वो सभी प्रभावित होती और समाज में बंटवारे की भावना जो है वो पैदा होती। इसीलिए इनको प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया, इन्फोर्स नहीं किया गया है। तो आज की क्लास में यहाँ तक उचित है। इसके आगे के अनुच्छेद भाग 4 के जो नीति निर्देशक हैं 45 से लेकर 51 तक, वो सब हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक सेकंड, क्लास को रोकने से पहले एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कहीं पर आपसे पूछ ले कि भाई समान नागरिक संहिता भारत के किस राज्य में है, तो आपको बताना है गोवा में। ठीक है, फिर से आपको जय हिंद, जय भारत। ठीक है।